नमस्कार बच्चों, ग्रीनवर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चल रहा है, इंग्लिश का चल रहा है, जिसमें पहला लेक्चर मैं ले चुकी हूँ और आज जो है आज ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में आपके आई थिंक 2-3 चैप्टर्स हो चुके हैं, जिसमें पैसेज एंड 2-3 चैप्टर्स के पैसेज वगैरह किया गया है। उसी का अगला पार्ट जो है वो सेकंड लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अबाउट 500 years ago a town called Hamelin in North Germany was overrun with rats। 500 साल पहले जर्मनी में एक शहर था जिसका नाम है हैमलिन। ठीक है, उस शहर में क्या हुआ था कि बहुत सारे चूहे, बहुत मतलब काफी बड़ी उनका साइज बहुत बड़ा था और बहुत सारे चूहे उस शहर में फैले थे। आतंक मचा था बेसिकली चूहों का। The rats were so big that they used to fight the dogs and kill the cats and bite the babies in the cradles। ये चूहे इतने बड़े बड़े थे, 500 साल पहले की बात है, तो हो सकता है कि चूहे बड़े बड़े हों। ठीक है, साइंस का टॉपिक आ गया, एवोल्यूशन वाला तुम्हारा। ओके, तो चूहे इतने बड़े बड़े थे कि ये कुत्तों से लड़ जाते थे, बिल्लियों को भी खा जाते थे। उल्टा चल रहा है, अब के टाइम पे बिल्लियां चूहों को खा रही हैं, लेकिन उस टाइम पे वो चूहे बिल्ली को खा रहे हैं। ठीक है, और बच्चों को काट ले रहे हैं, जो झूले में छोटे बच्चे हैं उनको भी ये काट ले रहे हैं एंड हार्म कर जा रहे हैं। एट लास्ट ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल टू सी द मेयर हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाउन। तो थक हार करके, परेशान होकर के बहुत जो उस शहर के लोग हैं वो कहाँ आ रहे हैं, वो उस टाउन हॉल के मेयर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कुछ भी करिए, कोई उपाय करिए और हमें इन चूहों से निजात दिलाइए। ठीक है, ओके, फिर आगे क्या है, दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग टू रिड देम ऑफ द रैट्स। वो उससे अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमें चूहों से छुटकारा दिलाने में कोई मदद करिए, कोई उपाय सुझाइए। द नेक्स्ट डे द मेयर हेल्ड अ मीटिंग। अगले दिन मेयर जो है वो मीटिंग करता है। अ टॉल मैन इन क्वेयर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड एंटर्ड द हॉल। अगले दिन जब बहुत सारे लोग, मीटिंग चल रही होती है मेयर के और बाकी शहर के लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, तो उसी में एक लंबा सा कोट पहने हुए आदमी, सिर से लेकर पैर तक लंबा सा कोट पहना हुआ था, वो भी उसी लाइन में से आगे बोला। क्या कहता है, ही वेंट अप टू द टेबल एंड सेड। वो आगे आकर के बोलता है, आई कैन रिड योर टाउन ऑफ रैट्स। मैं आपके शहर को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। इफ यू पे मी 1000 pieces ऑफ गोल्ड। अगर आप मुझे 1000 सोने के, यहाँ पे हम कॉइन्स मान के चलेंगे, पीसेस का मतलब यहाँ पे टुकड़ा है, आई डोंट नो मतलब ये ऐसा क्यों रखा गया है, बट हम कॉइन्स मान के चलेंगे। तो 1000 सोने के सिक्के देते हैं तो वी शैल बी ग्लैड टू गिव यू मच मोर देन दैट। मेयर कहता है कि हमें आपको इससे ज्यादा देने में खुशी होगी। टू बी रिड ऑफ द रैट्स सेड द मेयर। चूहों से छुटकारा पा लेंगे एक बार हम, तो हम आपको इससे भी ज्यादा देंगे और खुशी खुशी देंगे। मेयर ऐसा कहता है। तो पैसेज तो पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, जर्मनी है और कौन सा, जर्मनी के कौन से हिस्से में हैमलिन शहर है, नॉर्थ जर्मनी में है। कौन से पार्ट में है, नॉर्थ जर्मनी में है। पहला क्वेश्चन, द टाउन हैमलिन वॉज इन, कौन से एरिया में, जर्मनी में तो है पर आपको डायरेक्शन बताया हुआ है, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी या फिर साउथ जर्मनी। पैसेज की पहली लाइन में ही आपका आंसर है नॉर्थ जर्मनी। ठीक है, अगला, अ टॉल मैन इन क्वेयर लॉन्ग कोट डिमांडेड। वो जो लंबा सा आदमी है कोट पहने हुए, क्या डिमांड किया था, आई वॉन्ट 1000 pieces ऑफ गोल्ड। यही डिमांड किया हुआ है। उसने क्या डिमांड किया, 1000 pieces ऑफ गोल्ड, 1000 pieces ऑफ गोल्ड। डिमांड क्या किया हुआ है, आंसर हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि स्ट्रेंज का मतलब क्या है, यानी कि आपको सेम वर्ड बताना है। ओके, अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। क्वेयर लॉन्ग, अच्छा ठीक है, ये क्यू को मैंने वो समझ लिया। क्वेयर का मतलब यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेंज है, ये क्यू मैंने मेरे दिमाग में चल रहा था, कोई बात नहीं।
स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, विचित्र। अब विचित्र क्या, जो चीज आपने पहले कभी देखी नहीं या आपको थोड़ी सी अलग सी लग रही है, अजीब सी लग रही है, तो स्ट्रेंज का मीनिंग हो जाएगा क्वेयर। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेयर हो जाएगा, QUEER, क्वेयर। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, तो आप हमें ये पैसेज पढ़ना है एंड पैसेज में से ही क्या करना है, आंसर करना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से कहाँ की नदी है, कौन से देश की नदी है, भारत की नदी है, ठीक है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. मैं बताती हूँ आपको ये कहाँ का चैप्टर है और कौन सा, किसने लिखा हुआ है। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, plains below where my life and work have been cast. Okay, let me explain the meaning of this passage. देखिए कहना क्या चाह रहा है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा ये बेसिकली इस जो ये वाला पार्ट लिया गया, ये बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले चैप्टर से जवाहरलाल नेहरू ने इस चैप्टर को लिखा था, बेसिकली इस बुक को लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पूरी की पूरी बुक है, लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, और वही भारत देश के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। इस पैसेज में हम बच्चों गंगा नदी की विशेषताओं के बारे में और हिमालयास के बारे में बता रहे हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू भारत से अपने लगाव के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो गंगा विशेष रूप से किसकी नदी है, भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच वर एंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, जहां पे लोग जो हैं, लोग इससे कल्चरली धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, इस नदी से लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं, यहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार की जो रेसेस हैं बेसिकली, जो किसमें है, या आप कह सकते हैं कि जाति बेसिकली कह सकते हैं, आशाएं लोगों की हैं, जो निराशाएं लोगों की, ये सारी चीजें इस नदी से लोगों की जुड़ी हुई हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, उसकी विजय की गीत, हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स, ये जो है इस देश में देश की विजय के बारे में, देश की विजय गाथा, देश की कभी पराजय हुए हैं, वो सारी गाथाएं इस नदी क्या है, यह नदी गंगा नदी एक गवाह के रूप में रही है, यानी गंगा नदी साक्षी रही है। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. तो गंगा नदी भारत की सालों पुरानी, मैं कहूँगी सालों नहीं सैकड़ों सालों पुरानी भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका क्या रही है, एक प्रतीक बनी रही है। यानी कि जो सभ्यताएं, नई नई सभ्यताएं बनी हुई हैं, वो गंगा नदी के आसपास में भी विकसित हुई हैं। एवर चेंजिंग, जो परिवर्तन हुए हैं, एवर फ्लोइंग, हमेशा से सदियों से गंगा नदी बहती रही है, एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी सालों पुरानों से लेकर के आज भी गंगा नदी का महत्व बहुत ज्यादा है। स्पेशली हिंदू कल्चर में गंगा नदी की बहुत ज्यादा मान्यता है। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys ऑफ द हिमालयाज। जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि गंगा नदी मुझे किसकी याद दिलाती है, पर्वतों से, पर्वतों जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जो बर्फ से ढके हुए पर्वतों की चोटियां हैं हिमालय की, और बड़ी गहरी घाटियां हैं, उनकी याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और गंगा नदी के नीचे क्या है, आपके हिमालय के नीचे क्या है, जो बड़े बड़े मैदान हैं, उसकी याद दिलाती है, और जिसको मैं बहुत बहुत क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। वर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, ये क्या है, ये मेरा जीवन रहा है, और मेरा जो काम है वो क्या रहा है, मेरी जाति है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है क्वेश्चन पढ़ते हैं।
गंगा इज अ सिंबल ऑफ, आप क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा आप आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है ना। गंगा किसकी सिंबल है बच्चों? तो इट इज सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, है ना। इंडिया के बहुत सैकड़ों सालों पुराने सभ्यता और उसकी संस्कृति का प्रतीक रही है गंगा नदी। What are the things loved by the author mentioned in the given passage? इस पैसेज में गंगा नदी जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, उन्हें किस चीज से प्रेम है? किससे प्रेम है? तो हाँ, the snowy peaks and the deep valleys of Himalayas as well as rich and vast plains below। तो उनको किससे प्रेम है? जो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, जो घाटियां हैं, जो मैदान हैं भारत के, उनसे किसको प्रेम है? लेखक को प्रेम है। Which word in the passage is opposite of victory? victory का विलोम शब्द आपको बताना है। तो victory का मतलब होता है विजय। victory का मतलब क्या होता है बच्चों? विजय होता है। विजय का मतलब जीत, ठीक है। तो विजय का क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। और पराजय की मीनिंग हिंदी में क्या होती है? डिफीट। क्या होती है? डिफीट। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां से आपका ग्रामर लैंग्वेज वाला पार्ट है ये, ठीक है, लैंग्वेज वाला ये पार्ट है बच्चों। और यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन के आई गेस 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछता है आपसे पेपर में। तो देखिएगा, He spent a lot of money on purchasing costly clothes। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब मैं ये पढ़ रही हूँ बच्चों, तो आप वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए मेरे साथ साथ बोलते भी जाइए, आप ध्यान दीजिए कि मैं कैसे वर्ड को प्रोनाउंस भी कर रही हूँ। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ। उसने महंगे कपड़ों को खरीदने में बहुत सारे रुपए खर्च कर दिए, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। ओके, तो आपसे ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड कॉस्ट स्पेंट। कौन से वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है? स्पेंट। अब कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे जो ये वर्ड है आपका स्पेंट वर्ड है, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है कि एडवर्ब है? एक बात मुझे बताइए, स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्च करना। SPEND, इसका मतलब क्या होता है? खर्च करना बच्चों, है ना। क्या होता है? खर्च करना। और एक्शन वर्ड या फिर आपके वर्ब क्या होते हैं? वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ब नहीं हो सकता क्योंकि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। शी रन्स वेरी फास्ट, अगर मैं बोलूं, एक मिनट, शी रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ती है। अगर मैं यहां से इस वेरी वाले वर्ड को हटा दूं, शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। अब यहां पर मैंने क्या लगाया? वेरी फास्ट, तो बहुत तेज दौड़ती है। किसकी विशेषता बता रहा है? फास्ट की विशेषता बता रहा है। तो ये वाला वर्ड, वेरी वाला वर्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब हमेशा क्या बताता है बच्चों? वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। प्रोनाउन किसकी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है? नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। नाउन आपके क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। हर किसी का, इस अपने आसपास जितने भी नाम देखो, कुर्सी है, बोर्ड है, पेन है, कॉपी है, किताब है, मैं जिस पे आपको पढ़ा रही हूँ, प्रोजेक्टर है, जितने भी आपको नाम दिखेंगे वो सभी क्या है? नेमिंग वर्ड होते हैं, जिनको हम नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पेंट वर्ड क्या है बच्चों? स्पेंट वर्ड एक आपका क्या है? वर्ब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम, जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा, आई, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई रीच्ड हो जाएगा। जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा, पास्ट फॉर्म में है ना। एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम पास्ट फॉर्म में है, तो आपका अगला वर्ब भी क्या होगा? पास्ट फॉर्म में होगा। आई रीच्ड, मैं पहुंच गया, मैं
पहुंच गया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनलेस ही बेग्स माई पार्डन। अनलेस एक देखो, अनटिल और अनलेस एक वर्ड होता है अनटिल, UNTILL होता है अनटिल, और होता है एक होता है अनलेस, UNTIL होता है। आई गेस स्पेलिंग चेक कर लेना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। अनलेस, UNLESS। ओके, अनलेस भी एक वर्ड होता है। तो अनटिल वाला जो होता है बच्चों, यह टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइम के लिए। जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अनटिल ही कम्स आई विल नॉट गो। जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। और अनलेस वर्ड जो होता है यह शर्त बताता है। क्या बताता है? शर्त के लिए एक कंडीशन रखता है कि अगर वह मुझसे माफी नहीं मांगेगा, अगर वह मुझसे माफी नहीं मांगता है तब तक मैं उसको क्या करूंगा? माफ नहीं करूंगा। ठीक है ना, यह कंडीशन है। जब तक वह मुझसे माफी नहीं मांगता है मैं उसको माफ नहीं करूंगा। याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा। अनटिल वर्ड टाइम बताता है कि जब तक वह मुझसे माफी नहीं मांगता है, ठीक, जब तक वह नहीं आता या कुछ ऐसे टाइम बताता है। ठीक है ना। और अनलेस शर्त रखता है। सो अनलेस ही बेग्स माई पार्डन, जब तक वह मुझसे माफी नहीं, पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना। ठीक है, अनलेस ही बेग्स माई पार्डन, जब तक वह मुझसे क्षमा नहीं मांगता है, आई विल फर्स्ट फॉर्म होगा, आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम। यहाँ पर ना जब भी आपका ये अनलेस एंड अनटिल वाला वर्ड आता है, आप वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नो सेकेंड फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विल। अनलेस ही बेग्स माई पार्डन आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है यार, होता है जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे सामने से आपको माफी नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, समझते चलिए साथ में। स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। देखो बच्चों, ये क्लॉज वाले सेंटेंस होते हैं। दो सेंटेंस एक साथ आता है, ये आपके क्लॉज वाले सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको कहा था कि सारे क्वेश्चन 2024 के हैं, सारे क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए हैं, अलग अलग पेपर का ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, ओके, पढ़िए यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। अगर अब इसको कैसे बताओगे? एक तो रहता है बिफोर और एक रहता है आफ्टर। एक तो रहता है क्या? बिफोर, मेरे टीचर के आने से पहले ही स्टूडेंट्स क्लासरूम छोड़ करके चले गए थे। ठीक है, टीचर के आने से, जब भी बिफोर आएगा आप क्या करेंगे? आप ये सेकंड वाला सेंटेंस पढ़ेंगे। टीचर के आने के पहले ही स्टूडेंट्स क्लासरूम छोड़ करके चले गए थे। ओके, मैं इसको तरीका, एक मैंने ट्रिक बनाया हुआ है कि कैसे आप बताएंगे कि भाई कौन सा वाला अगला पार्ट होगा। अगर यहाँ पे आपका बच्चों ऑलरेडी हैव हैड यूज हो चुका है तो अगला सेंटेंस जो होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर यहाँ पे हैज, हैड और हैव यूज हो चुका है पहले सेंटेंस में, अगला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना, दूसरे में अगर हैज, हैड, हैव यूज हुआ है तो पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने बोला है। तो यहां से क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर एंटर्ड। क्या हो जाएगा? द टीचर एंटर्ड। तो कैसे बनेगा कि टीचर के आने से पहले ही स्टूडेंट्स क्लासरूम छोड़ करके चले गए थे। समझ आया है? मैं उम्मीद करती हूं कि समझ आया है। अगला क्वेश्चन, इफ यू वांट समथिंग मोर, इफ यू वांट समथिंग मोर, अगर आपको कुछ ज्यादा चाहिए, यू आर, ओके ग्रेट। अच्छा, इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर, कह रहा है कि अगर आप किसी चीज को ज्यादा बेसब्र हो, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तब आप क्या हैं? यू आर अ डिससैटिस्फैक्टरी, यू आर यू आर डिससैटिस्फाइड। आप क्या हैं? आप असंतुष्ट हैं। आप क्या हैं? आप असंतुष्ट हैं। ऑप्शन सी सही होगा, डिससैटिस्फाइड। ठीक है, डिससैटिस्फाइड ये नाउन है, डिससैटिस्फाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आप एक असंतुष्ट व्यक्ति हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। डिससैटिस्फाइड पर्सन, डिससैटिस्फाइड मैन, कुछ भी, नॉट एडजेक्टिव है।
एनीवे आपको जानना नहीं है कि एडजेक्टिव है कि क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिससैटिस्फाइड वाला वर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर डिससैटिस्फाइड, आप असंतुष्ट। डिससैटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट होना। अगला क्वेश्चन, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल, यहाँ पे देखो हैड आ गया, तो अगला सेंटेंस कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, बिफोर द बेल रैंग, रैंग, रिंग, रैंग, रंग, याद रखिए। ठीक है, रिंग फर्स्ट फॉर्म है, रैंग सेकेंड फॉर्म है, रंग आपका थर्ड फॉर्म है, RUNG। सो प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने के पहले ही प्रिया अपना लंच खत्म कर चुकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, हाँ, जो लोग किसी स्पीच को देखते हैं और साथ साथ सुनते हैं तो उनको क्या कहते हैं। लिसनर कौन होते हैं, जो लोग सुनते हैं, ठीक है ना। वॉचर्स कौन होते हैं, वॉचर्स करेक्ट वर्ड नहीं है, विजिटर्स बोलना चाहिए था, या व्यूअर्स बोलते हैं बेसिकली हम। ठीक है, व्यूअर्स कौन होते हैं, दर्शक जिसको होते हैं। ऑडियंस जो होते हैं बच्चों, ऑडियंस एक वर्ड यूज किया जाता है जब कभी बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है या कहीं पर ऑडिटोरियम वगैरह लगा रहता है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो सिंगिंग है या कुछ कोई प्रोग्राम चल रहा है, आप वहां पर बैठ के देखते भी हैं साथ ही साथ सुनते भी हैं, तो आप क्या हैं, ऑडियंस हैं। उस टाइम पर आप क्या रहेंगे, ऑडियंस रहेंगे। तो जो लोग देखना और सुनना दोनों काम एक साथ करते हैं वो कौन होते हैं, ऑडियंस होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है द ट्रेन, द ट्रेन ब्लैंक है यहाँ पर, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब आपको बताना है, अब आप सोचो, कह रहा है कि बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन, देखो यहां पर आ गया ना, ये वाला सेंटेंस तुम्हारा दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। किस में होगा, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में होगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। एक आपका अगर एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरा सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या पास्ट परफेक्ट में होगा, काइंडली रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन, द बेल आ गया, द बेल, नेक्स्ट अगला है, यहाँ पे ब्लैंक है, देखो दे रीच्ड, उनके पहुंचने से पहले ही घंटी बज गई थी, उनके पहुंचने से पहले ही घंटी बज गई थी। द बेल डैश बिफोर दे रीच्ड, दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में, पहला वाला सेंटेंस क्या होगा, क्या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ पास्ट परफेक्ट का है तो क्या हो जाएगा, हैड रंग। सो द बेल हैड रंग, रंग RUNG, द बेल हैड रंग बिफोर दे रीच्ड, द बेल हैड रंग बिफोर दे रीच्ड, उनके पहुंचने से पहले ही घंटी बज गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाऊंगा, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में एक है अनटिल, एक है अनलेस, एक है बट, एक है इफ। भाई बट लगा के देखो, बट ही इनवाइट्स मी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा लेकिन वह मुझे आमंत्रित करता है, ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है। कह रहा है कि अच्छा दूसरा भी रख लो, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी इफ ही इनवाइट्स मी, यदि वो मुझे इनवाइट करता है तो मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। भाई ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता, भाई इनवाइट करेगा तो जाना तो पड़ेगा। ठीक है, देख लो, अनलेस ही, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनलेस ही इनवाइट मी, जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करता है मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। कंडीशन रख रहे हो ना भाई, उसको तो इनवाइट, जब वो आपको इनवाइट करेगा तभी तो आप जाओगे, यही तो वो है, क्या कहते हैं कि कंडीशन है आपकी। ठीक है, देखो अनटिल नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर आप खास टाइमिंग का आप इंतजार नहीं कर रहे हो, इसलिए हम अनटिल नहीं लगा सकते यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनलेस करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक है, अनलेस ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनलेस ही इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे आमंत्रित करेगा तभी मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन,
दिस यंग मैन इज ट्रू। अब बताओ यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। यह जो नौजवान आदमी है यह सत्य है, हिज वर्ड, अपनी बातों पर हमेशा सत्य रहता है ये, यानी अपने वचन का पक्का है। तो ट्रू टू हिज वर्ड, ठीक है ना, ये एक आप फ्रेज वर्ब ले सकते हैं, ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू वंस वर्ड। तो ये ऑप्शन प्रेपोजिशन में टू वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इरेज कर देती हूँ तब समझ आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे टू लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दिस यंग मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड, यह नौजवान आदमी अपनी बातों का पक्का है। अगला क्वेश्चन देखो, आई एम प्राउड माई स्टूडेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। सो आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगाओगे आप, ऑफ लगाओगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे जाने से रोका, कहाँ जाने से रोका, शहर जाने से। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू सिटी, उसने मुझे शहर जाने से रोका। ही प्रिवेंटेड मी ऑफ गोइंग टू सिटी, नहीं, फॉर नहीं, ऑन नहीं, फ्रॉम गोइंग टू सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बॉयज वर जंपिंग द पॉन्ड, बच्चे तालाब में कूद रहे थे। अब एक बात बताइए, इनका बच्चों हम यूज करते हैं जब कोई चीज अंदर जा रही होती है ना। इनसाइड का हम यूज करते हैं आप जब डायरेक्शन बताते हो, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। ठीक है, आपने एक और प्रीपोजिशन पढ़ा होगा, इन द, राइट। जब कोई चीज अंदर है, स्थिर है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तब आप यूज करते हो इन द, राइट। लेकिन जब कोई चीज अंदर है पर वह अंदर गति कर रही है, राइट, तब आप बोलते हो इनटू। तो जब यहाँ पर बच्चे तालाब में कूद रहे हैं बच्चों, तब आप क्या यूज करेंगे, बॉयज वर जंपिंग इनटू द पॉन्ड, क्या लगाओगे, इनटू द पॉन्ड लगाओगे, इनटू द पॉन्ड, मूवमेंट हो रहा है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंकित इज वरीड, अंकित चिंतित है, हिज फेलियर, अपनी असफलता को लेकर के चिंतित है। तो यहां पर हम लगाएंगे अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेलियर, अपनी असफलता को लेकर के अंकित क्या है, चिंतित है। यहाँ पे OFF है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेलियर, आई एम वरीड अबाउट यू, राइट, ऐसे। तो शी जम्प्ड, ओके, कहाँ पे, शी जम्प्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड, यहाँ पे देख लो, शी जम्प्ड इनटू द वेल, इनटू द वेल टू सेव हर चाइल्ड, अपने बच्चे को बचाने के लिए वह कुएं में कूद गई। माँ कहीं भी जा सकती है। मोहन इज टेकिंग रेस्ट अ टॉल ट्री, तो मोहन जो है एक पेड़ के, कहां पर, ऊपर, नीचे, अगल बगल, जो भी है वो आप बताओ। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑप्शन में देखो, अबाउट अ ट्री, टॉल ट्री, इन अ टॉल ट्री, विद इन अ टॉल ट्री, अंडर अ टॉल ट्री। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, अंडर अ टॉल ट्री। मोहन इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री, मोहन एक लंबी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। वी शुड प्राउड ऑफ आवर कल्चर। ही स्लेप्ट, वह सो गया, अ ग्रीन ट्री, अब तो बता लोगे, अंडर अ ग्रीन ट्री, ही स्लेप्ट अंडर अ ग्रीन ट्री। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। गीता इज अ ग्रेट बुक, तो यहाँ पे अगीता नहीं लिखेंगे, जो भागवत गीता है, एवरीबडी इज फेमिलियर ऑफ द बुक भागवत गीता। ठीक है, तो जब आप किसी चीज से पहले से ही परिचित हो, कोई चीज बहुत फेमस है, कोई चीज ग्रुप में है, तब आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो, आर्टिकल द का यूज करते हो। जब भी कोई शब्द अगर आपके किससे शुरू हो रहा है, स्वर से, वॉवेल से शुरू हो रहा है, तब आप एक वचन शब्दों के लिए एन का यूज करोगे, बट कंडीशन क्या है, द वर्ड शुड स्टार्ट विद अ वॉवेल साउंड। ओके, अगला, बाकी जो दूसरे शब्द हैं जो कॉन्सोनेंट्स वगैरह से शुरू हो रहे हैं और अगर वो एक वचन में है
तो आप ए का यूज करोगे, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसे शब्द हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, अगर वो बहुत फेमस है, ग्रुप में है, मतलब बहुवचन फॉर्म में है, कोई नदी वगैरह है, माउंटेन्स वगैरह है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात कर रहे हो, तब आप द का यूज करोगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द गीता इज अ ग्रेट बुक, ठीक है ना। गीता जो है एक फेमस, यहाँ पे फेमस तो नहीं, महान किताब है, महान पुस्तक है, या अच्छी पुस्तक है आप बोल सकते हैं। आई मेट, ये देखो ओल्ड, ओल्ड का पहला लेटर क्या है बच्चों, ओ है, और ओ क्या है आपका, वॉवेल है, साउंड क्या है, स्वर है, सॉरी स्वर है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन है, ढेर सारे होते तब आप द लगाते, ठीक है। सो आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, मैं मंदिर में अपने एक पुराने दोस्त से मिला। अगला क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए रीअरेंज करते हैं बच्चों। इंस्ट्रक्शन क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पे ना कुछ वर्ड को उल्टा सीधा लिखने का मतलब है कि इधर उधर नहीं किया गया, अरे लेटर्स को इधर उधर नहीं किया गया है, बेसिकली वर्ड को करेक्ट ऑर्डर में रखा नहीं गया है। तो हम यहाँ से बनाते हैं, लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस, ओके। तो हम अगर ऐसे इसको लिखें, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ऐसा कर सकते हैं। इट हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर, और ये हो जाएगा सेकंड नंबर पर, हैज, रेनिंग हो जाएगा थर्ड नंबर पर, सिंस हो जाएगा फिफ्थ नंबर पर, लास्ट हो जाएगा सिक्स्थ नंबर पर, नाइट हो जाएगा सेवेंथ नंबर पर। ये होगा करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन में ढूंढ लो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ऑप्शन डी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सॉरी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये वाला सेंटेंस है आपका। और सिंस और फॉर का यूज कब किया जाता है, अगर कोई एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, 2 घंटे 4 घंटे अनिश्चित टाइम है, तो वहां पर आप फॉर का यूज करोगे। लेकिन अगर एक फिक्स्ड टाइम बता रहा है, 2 बजे कल दोपहर में, दोपहर यहाँ दोपहर हो गया, सुबह हो गया, और आपका हो गया कि सोमवार को, मंडे को, फ्राइडे को, जनवरी में, या फिर 2012 2013, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं उसके लिए आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। अगला वर्ड, चलो अगला क्वेश्चन, वर्ड कह रही रीअरेंज ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐसे जम्बल्ड फॉर्म में रखा गया है, आपको रीअरेंज करना है। ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स आवर फॉर रिस्पेक्ट, अच्छा ठीक है, बनाऊं मैं इसको, देखिए वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, तो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। आप भी बनाइए, मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है बच्चों, वरना मैं आपको टाइम भी देती, आप बनाते और इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है तो टाइम देने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैं आंसर दे रही हूँ। आप क्वेश्चन बुक जो है आपके पास में, जो ये क्वेश्चन बैंक है, उससे क्वेश्चन देखिए और खुद आप बनाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन रीअरेंज करना है, यहाँ पे है बिहेवियर गॉट I his at angry, okay, I got angry at his behavior, so I got angry at his behavior, first option, I got angry at his behavior, first option correct है। अगला क्वेश्चन अरेंज ही करना है आपको, जंबल फॉर्म में दिया हुआ है, यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स। तो वर्क, देयर, डन, विल, दे, हैव,
why not? Okay, to work there. Why will not have done their work? और भी कुछ है? अच्छा, दे है क्या? दे है ना, हाँ ठीक है. Why they will not have done their work? Simple. Okay. हाँ, why पहले हो जाएगा why. Why they will not have done their work. ठीक है, ये तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसका सेंटेंस है. सो वाई दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क, उन्होंने उनका काम पूरा क्यों नहीं किया हुआ है. ओके, वाई दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क. अगला, was born, I, where, the, place is this. अच्छा, okay, so this is the place where I was born. This is the place where I was born. यह वो जगह है जहां पर मैं पैदा हुआ था, जहां पर मेरा जन्म हुआ था. This is the place where I was born. Option A is the correct answer. अगला क्वेश्चन रीअरेंज ही करना है. She lot books of borrowed has me from. Okay. अच्छा, ऑफ भी है ना, हाँ. So she borrowed, has भी है ना, she has borrowed a lot of books from me. So she has borrowed a lot of books from me. Option C. She has borrowed a lot of books from me. Option C correct है. अगला क्वेश्चन है, loves my to share toys brother his. अच्छा, okay, his brother loves to, अच्छा नहीं, ओके सॉरी, ठीक है, मीनिंग चेंज होता था बट कोई बात नहीं है. माई ब्रदर लव्स टू शेयर, अच्छा रुक जाओ, हाँ ठीक है, क्या है, माई ब्रदर, माई ब्रदर लव्स टू और शेयर हिज टॉयज. जो भी करेक्ट ऑर्डर है वो देख लो, ठीक है ना. देखो यहाँ पर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज. माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज. ऑप्शन सी. ओके, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड. अगला क्वेश्चन हमें ये बताना है कि ये आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको ऑप्शन चूज करना है कि गलत स्पेलिंग कौन से वर्ड की है. ठीक है, तो ये देखिए, पहला ऑप्शन है प्रेयर, अगला है मिसचीफ, ग्रामर एंड अटैच लिखा हुआ है. आप भी साथ साथ में देखते जाइएगा और बताते जाइएगा कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग जो है सही लिखी नहीं गई है. बेसिकली देखो बच्चों, ग्रामर में ए होता है लास्ट में और ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR होती है ग्रामर की स्पेलिंग. बाकी सबकी स्पेलिंग ठीक लिखी गई है. प्रेयर की स्पेलिंग ठीक लिखी गई है, मिसचीफ की ठीक लिखी गई है, अटैच की भी स्पेलिंग ठीक लिखी गई हुई है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड. आपको फिर से बताना है कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी गई है. मेकर ठीक लिखा है, क्रिएटर ठीक लिखा है, ग्रेटर ठीक लिखा है बच्चों. इंस्पेक्टर में दरअसल यहां पर ओ होता है, इंस्पेक्टर में ई की बजाय क्या होगा, ओ होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेम बताना है कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है.
कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ह्यूमर ठीक लिखा हुआ है, शेयर की स्पेलिंग भी ठीक लिखा हुआ है, ब्रीफली की स्पेलिंग भी बच्चों ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रीफ एंड उसमें ly लगा देंगे, ब्रीफली हो जाएगा। लैंग्वेज ध्यान से देखिए, यहाँ पर ई है, लैंग्वेज में ए होगा, लैंग्वेज में क्या होगा? ए होगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अगेन मिसस्पेल्ड है, मतलब गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ ये भी मिसस्पेल्ड होगा, नॉट मिसस्पेल्ड, ठीक है ना, ये मिसस्पेल्ड होगा बच्चों, डी नहीं होगा, वो भी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। एनीवे, कमांडर बताओ सही लिखा है कि नहीं लिखा है? कमांडेंट, कमिश्नर एंड कमर्शियल, इसमेमें से बच्चों आपका जो ये वर्ड दिया गया हुआ है कमांडेंट, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। देखो कमांड की स्पेलिंग डेंट, DENT लगा देंगे लास्ट में। कमीशन, ये कमीशन है, लास्ट में ER लगा देंगे हम। कमर्शियल, कॉमर्स ये होता है, ई को रिप्लेस करके IAL लगाते हैं, कमर्शियल। कमांडर में ई के बजाय होगा ए होगा बच्चों, कमांडर में क्या होगा? लास्ट में ई के बजाय क्या होता है? ए होता है। फिर से आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है, ठीक है। एक्सेसरी ठीक लिखा हुआ है, एक्सेसिबल ठीक लिखा हुआ है, एक्सेसराइज बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। एक्सेशन में बच्चों यहाँ पर आपका एक्सेशन की स्पेलिंग होती है ACCSSION, एक्सेशन की स्पेलिंग ये होती है, तो ऑप्शन ए का स्पेलिंग क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन आते हैं, वही है, मिसस्पेल्ड बताना है कौन सा सही स्पेलिंग नहीं लिखा हुआ है। अचीव बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग। रिसीव की स्पेलिंग ठीक है, मिसचीफ की स्पेलिंग ठीक है, याद रखिएगा MISCHIF। देखो अगर तुम लोगों को डिफिकल्टी हो तो तोड़ दो वर्ड को, मिसचीफ में चीफ की स्पेलिंग छुपी है, CHIEF होता है चीफ, और यहाँ पर क्या लगा दोगे? मिस लगा दोगे, सो बन गया मिसचीफ, ठीक है। ऐसे आप डिफिकल्ट वर्ड को तोड़ करके याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। ओके, बिलीव की स्पेलिंग बच्चों गलत है, बिलीव की स्पेलिंग होती है BELIEVE होता है, बिलीव की स्पेलिंग, ये जो EI कर दिया है ना, ये नहीं होता है, BELIEVE होता है बिलीव, ओके। अगला क्वेश्चन है, मिसस्पेल्ड बताना है कौन सा सही नहीं लिखा है। एक्सेप्ट बिल्कुल ठीक लिखा है, एक्सेप्ट बिल्कुल ठीक लिखा है, इसको हम एक्सेप्ट पढ़ते हैं और इसको एक्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसा आप पढ़िए इसको। एस्पेक्ट बिल्कुल ठीक लिखा है। एक्सपेक्ट की स्पेलिंग बच्चों गलत लिखी है, EXPECT, एक्सपेक्ट की स्पेलिंग होती है, ठीक है ना। ए नहीं होगा, क्या होगा? ई होगा, एक्सपेक्ट होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा ये चीजों को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, मिसस्पेल्ड वाला हो गया, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, ये आपके कुछ पैसेजेस हैं वापस से, और पैसेज को ही देख करके आपको क्या बताना है, ये आपका लिटरेचर वाला पार्ट है, ठीक है। आपको बताना है इसी पैसेज में से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। ये आप चैप्टर बताओ, द लेटर टू गॉड से ही पता चल जाएगा कि ये किसका कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही है द लेटर टू गॉड, और इसमें एक आदमी है जिसका नाम है लेंचो। वह पहाड़ी के नीचे की एरिया में रहता है और उसकी खेत में ओले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका फसल पूरा खराब हो जाता है। तो बेचारे को लगता है कि बस मेरी कोई बस एक ही है जो मेरी मदद कर सकता है, और वो कौन है? भगवान है। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि अब भगवान तक मैं पहुंचूंगा कैसे। तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता उसको समझ आता है कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा। वो पत्र लिखता है, पोस्ट ऑफिस में क्या करता है? पोस्ट करता है। तो जब एक पोस्टमैन होता है जिसका काम होता है कि अलग अलग जो एड्रेस पर लेटर्स लिखे गए हैं उनको जगह पर पहुंचाना, तो वो छांटता रहता है, सारे लेटर्स को सॉर्ट करता रहता है, ठीक है। और उसी में उसको एक पत्र लिखा रहता है जिसका एड्रेस लिखा रहता है टू गॉड, राइट। तो वो पोस्टमैन देख करके पत्र को बहुत हंसता है और अपने पोस्ट मास्टर के पास में जाता है, जो पोस्ट ऑफिस का मालिक होता है, बेसिकली हेड होता है, आप मालिक नहीं बोल सकते, हेड होता है, ठीक है। तो वो वहां पे जाता है और उसको दिखाकर, पत्र दिखा करके बहुत हंसता है। मतलब उसको लगता है कि ये भगवान तक पत्र लिखने का थोड़ा सा इस तरीके से, नॉर्मल लोगों के लिए तो ये बहुत अजीब सी बात है, एक्चुअली एब नॉर्मल लोगों के लिए मैं कहूंगी। एनीवे, so he showed him the letter to God।
नेवर इन हिज career as a postman had he known that address। तो अपने पूरे करियर में जितना उसने काम किया हुआ है, अपनी उम्र में पोस्टमैन का जितना काम किया हुआ है, उस दौरान उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा है कि डायरेक्ट भगवान तक, अब भगवान तक पत्र लेकर के कौन जाएगा, ऐसा पत्र तो देखा नहीं है। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। देखो एमिएबल का मतलब होता है जो अपने बिहेवियर में बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा होने का मतलब फ्रेंडली, बेसिकली थोड़ा सा मित्रवत व्यवहार रखने वाले लोग। तो जो पोस्ट मास्टर है बच्चों, फैट का यहाँ पे थोड़ा सा उसका बॉडीली फीचर बता रहा है कि मोटा सा आदमी है जो फ्रेंडली नेचर का है, और ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। ठीक है, पता देख करके वो भी क्या होता है, हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली इसको हम पढ़ते हैं, कभी कभी इमीडिएटली भी आप पढ़ सकते हो। सो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। तो हंसने के दौरान जब वो हंस लिया, मतलब सून ही रियलाइज्ड, तुरंत ही उसको थोड़ा सा एहसास होता है, वो पत्र को टेबल पर क्या करने लगता है, डेस्क पर हल्का सा टैप करने लगता है। होता है ना, हम थोड़ा सा सोचने लगते हैं तो दिमाग हमारा इस तरह से ऐसे टैप करने लगता है। ठीक है, एंड कमेंटेड, क्या बोलता है वो, कहता है कुछ, व्हाट फेथ। वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि इतनी ज्यादा श्रद्धा है, यानी कि इतना ज्यादा विश्वास है उस आदमी को कि मेरे पत्र का जवाब भी आएगा। ठीक है, सो विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। ये आदमी कह रहा है, पोस्टमास्टर कह रहा है कि मैं भी ऐसी ही इच्छा करता हूं कि काश मैं भी भगवान में इतना ही विश्वास रखता जैसा इस आदमी ने रखा है, जिसने इस लेटर को लिखा हुआ है। स्टार्टिंग अप अ करिस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसका क्या है, भगवान से इतना अच्छा नाता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू। लेंचो ने यह लेटर किसके लिए लिखा था, टू गॉड। लेंचो ने यह लेटर किसके लिए लिखा था बच्चों, भगवान के लिए लिखा था। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद। तो पोस्ट मास्टर किस लिए, मतलब क्या देख करके खुश हुआ था, लेंचोज फेथ इन गॉड। भगवान में उसकी आस्था को देखकर, उसके विश्वास को देख करके पोस्ट मास्टर बहुत खुश हो गया था। द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज। पोस्टमैन लेटर को देख करके खुश क्यों हुआ, खुश इसलिए हुआ था, द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड। उस लेटर पर सेम ऑप्शन यहाँ पर है, द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, ये सेम ऑप्शन है एनीवे। अच्छा ये रिपीटेड है, खैर चलिए। तो ये जो ऑप्शन डी है कि उस लेटर का एड्रेस क्या था, टू गॉड, ये एड्रेस लिखा हुआ था, इसीलिए वो उसको हंसी आ गई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आते हैं। ओके आइए। The postmaster decided to collect money from his employees। एक्चुअली ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पैसेज में लिखा नहीं है, बट एनीवे, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, है ना। तो जो पोस्टमास्टर था वो अपने जो फेलो होते हैं, जो उसके कलीग्स होते हैं, वो क्या करता है, उनसे पैसा इकट्ठा करने लगता है ताकि लेंचो का भरोसा भगवान पर से कभी ना उठे। उसने पत्र लिखा हुआ है, उसको पता है कि भगवान मेरे पत्र का जवाब देंगे, और जो मैंने पत्र में मांगा हुआ है, उसने मांगा क्या था, 100 पेसेस मांगे थे ना, है ना, कि मुझे इतने जैसे आप मान लो 100 रुपया, तो उसने 100 पेसेस मांगे थे, तो वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर इकट्ठा करने लगता है। ठीक है, तो टू रिटेन लेंचोज फेथ, ताकि लेंचो का भरोसा, लेंचो का विश्वास भगवान में हमेशा बना रहे। द नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल इज, एमिएबल का नाउन फॉर्म क्या होगा, एमिएबली होगा ना, एमिएबली, एमिकेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, एमिएबली बेसिकली एडवर्ब हो जाएगा, एमिएबिलिटी होगा बच्चों, क्या होगा, एमिएबिलिटी। एमिएबिलिटी का मतलब होता है जो किसी की एबिलिटी है, अच्छा व्यवहार रखने की एबिलिटी है वो। और ये कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है,
गुणवाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस, पोस्टमैन ने अपने बॉस को, हेडमास्टर को क्या, हेडमास्टर नहीं पोस्टमास्टर को क्या दिखाया था, द लेटर, अ लेटर, ओके। अगला क्वेश्चन, द पोस्टमास्टर वॉज, पोस्टमास्टर कैसा था, उसका नेचर कैसा था, एन एमिएबल फेलो, एक अच्छा मित्रवत क्या कहते हैं, फेलो था, साथी था, आप ऐसे बोल सकते हो। अच्छा एक सेकेंड, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कुछ तो इधर उधर हुआ है बच्चों, एक मिनट, चलिए खैर देखते हैं। अच्छा आई थिंक ये बीच से है मेरे ख्याल से, रुक जाओ जरा मैं एक बार देख लूं। गॉड, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, चलिए खैर हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसको। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यह कुछ खास नहीं था, बस यह भगवान के लिए पत्र था, राइट। और क्या लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा, ऐसा वह भगवान से बताता है। आई नीड 100 पेसर्स in order to sow my field again and to live until the crop comes। कहता है कि मुझे 100 पेसेस की जरूरत है ताकि मैं अपनी फसल दोबारा से बो सकूं, ताकि क्या हो सके कि अगला साल आते आते, अगली फसल आते आते हमारे पास खाने के लिए कुछ हो जाए, ओके। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अच्छा यहां से फिर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे ये बेचारा कहता है क्योंकि ओले ने क्या किया, मेरी पूरी फसल को खराब कर दिया था, ऐसा आगे लिखा होता है, ओके। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रोट अ लेटर टू गॉड, भाई किसने लिखा हुआ है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान के लिए एक पत्र लिखा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ही नीडेड 100 पेसेस इन ऑर्डर टू, उसको 100 पेसेस की जरूरत क्यों पड़ी थी, टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, ताकि उस 100 पेसेस से वो दोबारा से फसल उगा सके और बचे हुए पैसों से क्या कर सके, पूरा साल बिता सके जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। अगला हम पढ़ते हैं पैसेज। तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ओके आई गॉट इट। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द नॉट टू शेक, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब जब पोस्ट मास्टर ने उसका पत्र पढ़ा तो उसने देखा कि अगर इसको लेटर का जवाब नहीं मिलेगा, इसको 100 पेसेस नहीं मिलेंगे, तो इसका भरोसा जो है वो भगवान पर से उठ जाएगा, और मैं यह नहीं चाहता हूं कि किसी का भरोसा भगवान पर से उठे। तो अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे आंसर द लेटर। उसके दिमाग में आया कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा, बट व्हेन ही ओपनड इट, अभी पढ़ा नहीं है ना, आई गॉट कि ये पढ़ा हुआ है, आई थॉट एनीवे। सो अभी वो पढ़ा नहीं है, तो जब वो पत्र खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उसको ये समझ आता है कि भाई कुछ अच्छी चीजें लिखने के बजाय कुछ और भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। सो इंक एंड पेपर, गुडविल इंक एंड पेपर के अलावा भी, मतलब अच्छे विचार, इंक और स्याही, मतलब पेपर, पत्र लिखने के लिए इन चीजों के अलावा भी कुछ चाहिए क्या, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उसने विचार कर लिया था, उसने अपने उद्देश्यों पर वह अडिग रहा कि मुझे चाहे जो लगे, चाहे जितनी मेहनत लगे, चाहे थोड़ा सा मेरे जेब से खर्चा भी हो, मैं इसके पत्र का जवाब दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, तो उसने अपने एम्प्लॉयज से क्या किया, कुछ कुछ पैसे इकट्ठा किए, ठीक है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन में से उसने कुछ रुपए भी कंट्रीब्यूट किया, यानी कि योगदान किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर
obliged to give something for act of charity, और उसके कुछ दोस्तों ने भी दान किया हुआ था, ठीक है। The postmaster answered the letter, तो पोस्ट मास्टर ने लेटर का उत्तर दिया, क्यों दिया, यही आपसे पूछ रहा है। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि जो लेखक है, यहाँ लेखक है कौन, लेंचो है, ताकि उसका भरोसा भगवान पर से ना उठे, यानी कि भगवान पर उसका भरोसा हमेशा बना रहे। अगला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाय द वे ये। Who is the writer described the paragraph, इसमें राइटर कौन है भाई, लेखक कौन है, हम जानते नहीं है लेंचो को, बट बहुत फैमिलियर है, तो इसमें लेखक कौन है, लेंचो है। ओके, द पोस्ट मास्टर स्टक टू हिज, पोस्ट मास्टर अपने उद्देश्यों पर अडिग रहा। रेजोल्यूशन का मतलब होता है जो आपने एक बार सोच लिया है वो आपको करना है, आप इसको उद्देश्य मान सकते हैं, है ना। अगला हम पढ़ते हैं, I knew that the oppressor must be liberated, ये आपका जो चैप्टर है बच्चों, ये नेल्सन मंडेला ने जो लिखा हुआ है वो वाला चैप्टर है आपका। So I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, तो कह रहे हैं ये कि मैं जानता हूं कि जो आप जो वो है क्या कहते हैं उनको, ऑपरेसर की हिंदी बेसिकली क्या होगी, जो बेसिकली तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रही है बच्चों, हाँ प्रताड़क, शायद ऐसा वर्ड होगा, प्रताड़क, जो प्रताड़ित कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ऑपरेसर को, यानी कि प्रताड़क को स्वतंत्र कर देना चाहिए, जैसे कि हम प्रताड़ित व्यक्ति को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। ये बहुत थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग है, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी हीन भावना से ग्रसित है, तो उसको भी थोड़ी स्वतंत्रता देनी चाहिए, जैसे हम जिसके साथ गलत हो रहा है उसको स्वतंत्रता दे रहे हैं। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred, बहुत अच्छी लाइन है, और आप लोग, मुझे लगता है कि आप समझदार हैं, I think this is not the right place to talk about, but anyway, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred, कह रहे हैं कि जो भी आदमी किसी और की स्वतंत्रता को छीनता है, कहीं ना कहीं वह घृणित भावनाओं से ग्रसित है, कहीं ना कहीं वो क्या है बच्चों, घृणित भावनाओं से ग्रसित है। तो आज के टाइम पर अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत कर रहा है, तो उसके दिमाग में नफरत भरी गई है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से है। देखिए कुछ ना कुछ जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो आपकी आइडियोलॉजी, आपके विचार हैं, तो जिन भी विचारों को आप अपने दिमाग को जैसे विचार देंगे, आपका दिमाग वैसा होता जाएगा। तो इसीलिए हमेशा अपने दिमाग को कैसा खाना देना चाहिए, यानी कैसा विचार देना चाहिए, अच्छे विचार दो, खुश रहोगे। ओके, सो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो कह रहे हैं कि ऐसा जो आदमी है वह पूर्व भावनाओं से, पूर्व धारणाओं से ग्रसित है, और बिल्कुल तुच्छ विचार से वह क्या है, ग्रसित है, यानी कि एक कैद में है। ऐसे जो आदमी होते हैं वो पूर्व धारणाओं से, तुच्छ विचार से, घृणित विचार से कैद रहते हैं, उनका दिमाग उन चीजों में कैद रहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। बहुत अच्छी बात लिखी गई है। Anyway, तो ये कह रहे हैं कि मैं तब तक आजाद नहीं हूं, मैं तब तक स्वतंत्र नहीं हूं जब तक मैं किसी और के स्वतंत्रता को छीन रहा हूं। साथ ही साथ जैसे कोई और मेरी स्वतंत्रता को छीन रहा है, वह भी स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। कैसे आजाद नहीं है?
दिमाग से आज़ाद नहीं। हो सकता है आप आज़ाद हो सकता है आपके पास पावर बहुत सारी हो सकता है आप किसी और को परेशान करो, लेकिन आपका दिमाग किसी ना किसी गलत भावना से क्या हुआ है, कैद हुआ है, जकड़ा हुआ है, और आपको सुकून नहीं रहेगा। आप एक बार किसी को आज़ाद करके देखिए, आप एक बार किसी से अच्छा व्यवहार रख के देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है आज के टाइम पे। खैर, The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। तो ये जो चाहे प्रताड़क हो चाहे प्रताड़ित व्यक्ति हो, दोनों ही क्या है, मानवता जैसे अच्छे विचार से क्या हुए हैं, ये इनको क्या किया गया है, मतलब डाका डाला गया है, ये अभी उससे दूर हैं। ठीक है, अगला अब आते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। To author, the oppressor must be liberated just as surely the क्या हो जाएगा, as the oppressed हो जाएगा, right। अगला क्वेश्चन, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred, a prisoner of hatred। I am not truly free if I am taking away others freedom, taking away others फ्रीडम। आई किसके लिए यहाँ पर मेंशन है, नेल्सन मंडेला जी ये सारी बातें कह रहे हैं। ओके, द वर्ड प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्व धारणाओं से, और पूर्व धारणाएं समथिंग विच इज नेगेटिव होता है, जो वो थोड़ा सा उससे ग्रसित है। तो यहाँ पे इरिटेशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। यस, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, किसी चीज से आप क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। Who according to Mandela is not free, कौन फ्री नहीं है, ना तो ऑपरेसर फ्री है ना ही ऑपरेस्ड फ्री है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। कैसे, दिमाग से। चलो अगला देखते हैं। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus। अच्छा, ये है मैडम ऑन द बस वाला जो चैप्टर है आपका, वो वाला चैप्टर है। अच्छा ओके, तो कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक वल्ली जो थी उसने बहुत ध्यान से जो उसके पड़ोसियों के बीच में, लोगों के बीच में जो बातें होती थी बसों में, वो नियत सुनती रहती थी, बहुत ध्यान से सुनती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवालात करती रहती थी। This way she picked up various small details about the bus journey, और इस तरह से उसने बहुत सारे छोटे छोटे एंड बहुत डिटेल्ड बातें बस की यात्रा के लिए जाना। ठीक है, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो शहर था वो 6 मील उसके गांव से दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक रास्ते मतलब एक तरफ जाने का जो रास्ता वो था, भाड़ा था, किराया था, वो 30 पैसे था, यानी आने जाने का 60 पैसे हो जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, तो बहुत ज्यादा किराया नहीं था। She heard one well dressed man say, एक अच्छे से मतलब कपड़ा वपड़ा पहने हुए आदमी जो थे, अच्छे दिखने वाले आदमी बेसिकली, उन्होंने कहा, but to Valli who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। तो जो लड़की है वल्ली, वो आदमी कह रहा है कि लेकिन वल्ली के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसके पास 30 पैसे आए, क्योंकि हार्डली वो उसके पास इतने रुपए पूरे महीने में आते हैं, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ओके, द टाउन वॉज अच्छा 6 मील्स, कितने मील दूर था, 6 मील दूर था। अगला क्वेश्चन आते हैं, हु रेगुलरली यूजेस द बस, हमेशा बस में कौन आते जाते थे, उसके पड़ोसी, नेबर एंड पीपल, है ना, नेबर एंड पीपल, उसके जो पास पड़ोस के लोग थे वो लोग क्या करते थे, यात्रा करते रहते थे बस से हमेशा। बेचारी वल्ली बस से कभी गई नहीं थी। द फेयर ऑफ द बस वॉज, कितना किराया था एक तरफ जाने का, 30 पैसे था।
अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अगला पैसेज है बच्चों, ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। ये गौतम बुद्ध वाला जो चैप्टर है, द सरमन वाला चैप्टर, वो है बच्चों। तो गौतम बुद्ध जो है वो 7 सालों तक अलग अलग जगहों पर ज्ञान के लिए ट्रैवल किया उन्होंने, और एक जगह पर वो एक टाइम पर एक जगह पर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। यही पीपल का ट्री जो है वो बाद में बोधि ट्री के नाम से जाना जाने लगा। और वो जो प्लेस है जहाँ पर वो पीपल के नीचे बैठे थे वो बिहार में है, बोध गया नाम से वो फेमस है आज के टाइम पे। ओके, वेयर ही वुड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट कम, जब तक केम है एक्चुअली, जब तक वो तब तक वहां पर पेड़ के नीचे बैठे रहे जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, सत्य की प्राप्ति बेसिकली, जो उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। बोधि का मतलब क्या है कि इस पेड़ के नीचे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इस जो ये पेड़ है उसको क्या कहा जाने लगा? बोधि ट्री के नाम से जाना जाने लगा। पेड़ के नीचे बैठने पर 7 दिन के बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने इस ट्री का नाम क्या रखा बच्चों? बोधि ट्री रखा। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। एंड धीरे 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 वो लोगों को भी ज्ञान क्या करने लगे? बांटने लगे, प्रदान करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम टू नोन एज बुद्धा। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनको क्या कहा जाने लगा? बुद्धा कहा जाने लगा, गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। इनका पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, बुद्धा का मीनिंग क्या हुआ है? ऐसा पर्सन जिसको ज्ञान मिला हुआ है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, जिसको आज के टाइम पे क्या कहते हैं बच्चों? सारनाथ के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश, या फिर आप कह लो कि सबसे पहले उन्होंने ज्ञान कहाँ पर प्रदान किया लोगों को? 5 शिष्य थे उनके, या अनुयायी कह सकते हैं, नॉट शिष्य, फॉलोअर्स थे उनके। वहां पर उन्होंने बनारस के पास में एक शहर है सारनाथ, वहां पर दिया। द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, जो बनारस शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। ओके, लास्ट स्लाइड है ये। अगला आप इसी पैसे से क्वेश्चन है, द ट्री हियर रेफर्स टू, तो कौन सा ट्री है बच्चों? अ पीपल ट्री। ही हियर इज रेफर्स टू, ही किसके लिए है यूज हुआ है? गौतम बुद्ध के लिए। बुद्धा गेव द नेम ऑफ द ट्री एज, बुद्धा ने पीपल ट्री का नाम क्या दिया था? बोधि ट्री। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, पहला सरमन उन्होंने कहाँ दिया था? बनारस शहर में। और उस शहर के, बनारस शहर में एक छोटा सा प्लेस है सारनाथ जिसको कहते हैं। द फ्रेज डिपिंग प्लेसेस मीन्स, यहाँ पे डिपिंग प्लेसेस कहाँ पर क्या है? प्लेसेस फॉर बाथिंग, मतलब जहाँ पे लोग क्या करते थे? नहाने के लिए जाते थे, गंगा नदी। सिद्धार्थ गौतम वॉन्डर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर, कितने टाइम तक? फॉर 7 years। सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटनमेंट सिटिंग अंडर, कौन से पेड़ के नीचे? पीपल ट्री के नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर है तो। ओके, तो ट्रेन की सवारी खत्म हो गई है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व करने में आसानी हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई हुई होंगी। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए इंग्लिश थोड़ा सा, स्पेशली जो लैंग्वेज है, आप लिटरेचर ले लीजिए। मैं समझती हूँ कि बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट मैंने कोशिश किया है कि आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझ में आती रहे और आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। और एक पहले भी मैंने चीज़ कही थी कि प्रोनाउंसिएशन पर भी बिल्कुल ध्यान दीजिए, उच्चारण पर भी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चल करके आप जब किसी से बात करेंगे या अपनी बातें रखेंगे तो बहुत प्रभावशाली होता है। तो इसी तरीके से अगला लेक्चर भी आएगा एंड ये पूरा जो सीरीज चल रहा है बच्चों ये भी समाप्त किया जाएगा। एंड क्लास 12th का भी इंग्लिश का मैं ही कराऊंगी। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर दोनों का जो बेसिकली क्वेश्चन के सॉल्यूशंस है वो मैं करवाऊंगी। तो अपना ख्याल रखते रहिए सब लोग, और अगर आपको लगता है कि और कोई फीडबैक देना चाहिए तो बेशक दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।